सी चीज़ें जिसके बिना हम देख ही नहीं सकते, तो क्या है वो लाइट है। एंड लाइट होता क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये एनर्जी क्या करेगा, ये हमारी सेंसेस को एक्साइट करेगा। क्या कर देगा ये, एक्साइट्स आर सेंसेस, ठीक है। और कौन सा सेंसेस को, आंखों को एक्साइट करेगा, किस लिए, टू सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, लाइट आ गया, राइट। अब बार बार चीज़ें पूछी जाती कि लाइट होता क्या है, तो ये तो हमने आंसर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन जो बार बार दिमाग में आता है कि लाइट का नेचर क्या है, ठीक है, किस टाइप की, डज इट रियली रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल और समथिंग। तो मेनली ना दो टाइप के नेचर्स होते हैं किसी भी फॉर्म के। एक होता है मैकेनिकल वेव, क्या होता है, मैकेनिकल वेव, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, कौन, लाइट, वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्वेश्चन अराइज होते हैं क्यों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, मैकेनिकल, याद रखना जो भी मैकेनिकल वेव है उसको क्या चाहिए होगा, ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। और मीडियम किस फॉर्म में, एयर के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, या सॉलिड के फॉर्म में, इसको मीडियम चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए। यानी कि जो मैकेनिकल वेव्स है वो कभी भी वैक्यूम में, जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे ट्रैवल नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल किसका आ गया यहाँ पे, साउंड। कौन सा एग्जाम्पल आ गया, ये तुमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा और अब आगे सीनियर क्लासेस में भी पढ़ोगे। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, these do not require any medium to travel. These do not require any medium to travel. अब ऐसा भी नहीं है कि अगर मीडियम आ गया तो ये नहीं ट्रैवल करेंगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करेंगी। किस में ट्रैवल करेंगी, वैक्यूम में, एज वेल एज कोई भी जो मीडियम होगा जैसे एयर है, वाटर है, या फिर सॉलिड है, इनमें भी ये ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया, लाइट। एग्जाम्पल क्या आ गया, लाइट, ठीक है। दैट मीन्स लाइट हमारा वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें लिखना हो कि भाई नेचर क्या है लाइट का, कौन कौन से नेचर है जो हमें बताते हैं कि जो लाइट है वो होती क्या है। तो जो पहली चीज़ हमें यही वाला उठाएंगे कि लाइट जो है वो क्या है, फास्टेस्ट ट्रैवल करता है। किसके अंदर फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा, वैक्यूम के अंदर। तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो किसके अंदर लाइट ट्रैवल करेगा, वैक्यूम के अंदर, फिर एयर के अंदर, फिर वाटर के अंदर, एंड देन सॉलिड, ठीक है जी। सॉलिड में कुछ भी आ जाता है, मिरर आ सकता है, लेंसेज आ सकती है, बाकी चीज़ें जो हम यहाँ पे करते हैं। एक और चीज़ याद रखो, वैक्यूम के अंदर जो फास्टेस्ट है, वैक्यूम के अंदर और एयर के अंदर, इन दोनों के अंदर जो एयर की स्पीड है, क्या है, स्पीड ऑफ एयर है, वो ऑलमोस्ट सेम है। क्या वर्ड यूज करोगे, ऑलमोस्ट क्या है, सेम। वैसे देखा जाए तो फ्रैक्शनली वैक्यूम में थोड़ा सा जो उसका स्पीड है वो ज़्यादा होगा, जैसे एयर में आएगा तो हल्का फ्रैक्शंस में वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, उसकी स्पीड है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एमसीक्यूज में तुमने ये पक्का चेक करना है यूनिट क्या लिखा हुआ है। कई बार मीटर की जगह सेंटीमीटर गिवन होता है, तो यहाँ पे 8 की जगह कुछ और आ जाएगा, क्योंकि 100 से उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 × 10⁻10 उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहेंगी। अब जो दूसरा पॉइंटर है हमारा, वो क्या कहता है, दूसरा पॉइंटर कहता है कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करेगा भाई, लाइट हमेशा इस पर्टिकुलर चीज़ पे, यानी कि एक ना विजिबल रेंज होती है लाइट की हमेशा क्या होगी, एक विजिबल रेंज होगी। और जो वो विजिबल रेंज है बेटा,
या तो वो लिखा होगा कि 4 × 10⁻⁻7 या थ्रू 7 × 10⁻⁻7 मीटर। अब देखो ये क्या है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7 × 10⁻⁻7 मीटर। इसी को यूनिट्स चेंज कर करके वो पूछते हैं। मान लो अगर इसको माइक्रोमीटर में लिखना हो तो क्या लिखोगे, 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। कई बार इसी को यूनिट चेंज करके वो नैनोमीटर में डाल देते हैं, तो क्या लिखोगे, और 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये वाली जो चीज़ है ना बेटा, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये याद कर लो अच्छी तरह से, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में तुम्हारे जो आता है वो ये वाला टर्म आता है नैनो। तीसरा पॉइंटर क्या था हमारे पास, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर है वो क्या है कि भाई इसका जो नेचर है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। तो कहते हैं कि अच्छा ये वेव है तो पार्टिकल नेचर तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, हम कहते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑल्दो इसका नहीं है, दो लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं है। पार्टिकल नेचर नहीं है तो क्या होगा, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लाइट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है, एक तो एनर्जी होता है इसका, एंड दूसरा क्या होता है इसके अंदर, मोमेंटम होता है। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आया कि अगर मोमेंटम होता है और एनर्जी होती है तो भाई कुछ ना कुछ तो मास होना चाहिए, लेकिन हम पहले ही कह रहे हैं कि पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल नहीं है तो मास कैसे होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब फर्दर स्टडीज हुई तो वहाँ पे ना एक थियरी आया, क्वांटम थियरी। कौन सी थियरी आई, क्वांटम थियरी। ये तुम ना बेटा +1 में भी पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर। जो क्वांटम थियरी आई उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है, पैकेट्स के फॉर्म में। और यहाँ पे उन्होंने वर्ड दिया, क्या कहा उन्होंने कि भाई लाइट जो है वो क्या है, फोटोन कैरी करता है, एक मासलेस पार्टिकल है और उसका नाम क्या है, फोटोन। तो लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी, फोटोन के फॉर्म में ट्रैवल। ठीक है, जो दो हैं, जो दो मैंने तुम्हें लिखवाई हैं, और नेचर क्या लिखवाया है तुम्हें कि जब बोलो, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब अगर मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है, एयर है, और एयर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे जब कभी भी, यानी कि वैक्यूम के अंदर और ट्रांसपेरेंट एयर के अंदर, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जो लाइट है वो हमेशा किसमें ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। और किसमें, एज वेल एज वैक्यूम के अंदर। बार बार मैं वैक्यूम समझा रही हूँ। वैक्यूम कहाँ होता है, वेयर देयर इज नो एयर, वेयर देयर इज नो एयर और एनी मीडियम प्रेजेंट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट हमेशा किसमें ट्रैवल करेगी, लाइट विल ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगला पॉइंट क्या है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसवर्स का क्या मतलब हुआ बेटा, देखो कभी देखा है तुमने, अगर पानी है, स्टिल वाटर है, ठीक है, नदी में, तालाब में, अगर कभी गांव वगैरह गए हो और तुमने देखा हो, नहीं तो अभी गर्मी की छुट्टियों में घूमकर आना, अगर तुम स्टिक मारो पानी पे तो कभी नोटिस किया पानी कैसे मूव करता है, वेव की फॉर्म में तो मूव करेगा, लेकिन कैसे, मान लो ये तुम्हारा स्टिक है, पानी कैसे जाएगा, ऐसे मूव करेगा पानी। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसवर्सल मूवमेंट ऑफ दिस लाइट। जो लाइट है वो हमेशा, क्योंकि क्यों देख पा रहे हैं हम उस वेव्स को, बिकॉज ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट एज एंटर हो रही है तो हम इजीली उस चीज़ को देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है अपना वो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो फटाफट, एंड देन उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी जो नई बुक है उसमें तो ये नहीं है, लेकिन जो
पुरानी बुक्स थी इसमें, उसमें ये चीज़ गिवन थी। क्या क्या? एक तो ना ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि तुम्हारा सन है, ठीक है, ट्यूबलाइट्स हैं, साथ में मैं अगर तुम्हें लिख दूं मून, ठीक है, टेबल, चेयर, बल्ब। अब मैं तुम लोगों को कहूँ कि ये जितनी चीजें मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हैं इनको कैटेगराइज करो दो पार्ट्स। सन ह्यूमिनिटी में आएगा, ठीक है, और लाइट भी मून भी ह्यूमिनिटी में आएगा। ओके, ट्यूबलाइट, ओके, में और दूसरा क्या था? सारी लिखी हुई है देखो, सन, ट्यूबलाइट और बल्ब मैंने लिख भी दिया था ऑटोमेटिकली यहाँ पे इकट्ठे, ठीक है, और मून, टेबल, चेयर। बेटा जिनके पास ना खुद की अपनी लाइट होती है, खुद की अपनी लाइट होती है मतलब दोज विच हु कैन इजीली एमिट देयर लाइट, बाहर निकाल सकते हैं लाइट को, उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या कहेंगे? ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स। एंड जो तुम्हारे इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ही लिखना, बिकॉज दीज आर ऑब्जेक्ट्स। एंड ये जो है वो या तो इल्यूमिनेटिंग या फिर नॉन ल्यूमिनेटिंग, क्या वर्ड यूज करते हैं? नॉन ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो जिनके पास अपना लाइट नहीं होता, और अपना लाइट नहीं होता तो वो ग्लो कैसे करती हैं, हम उनको देख कैसे पाते हैं? जब कभी भी लाइट उनके ऊपर फॉल करेगी देन ओनली वी आर एबल टू सी। जैसे अगर ये कमरा पूरा क्या है, अंधेरा कर दे, तो क्या हमें टेबल, चेयर वगैरह ग्लो करती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल नहीं। तो व्हाई आर वी एबल टू सी दिस बोर्ड और दिस टेबल और चेयर? क्योंकि इसके ऊपर क्या फॉल कर रहा है? लाइट। क्लियर है चीजें? चलिए आगे। इसके अलावा हमारा आ जाता है कि 3 और टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन उसमें से लाइट कितना ट्रैवल करता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा लाइट कितना ट्रैवल करता है। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? ओपेक। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कौन सा होगा? जल्दी, कौन सा? ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड। और एक होता है कौन सा? अरे बोलो। ल्यूसेंट। कौन सा? ट्रांसल्यूसेंट। अब बेटा चीज़ों को ना ध्यान से समझो और उसके बाद करना, अब देखो बिल्कुल नहीं देखना, कुछ मत करना, बस ध्यान से समझो। ओपेक का क्या मतलब है? वो ऑब्जेक्ट जिसके में से जो लाइट है वो या तो टकराया, कुछ पार्ट जो है वो अंदर गया तो गया, अब्सॉर्ब हुआ, और बाकी सारा पार्ट क्या हो गया? एमिट हो गया, ठीक है, बाउंस बैक हो। तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपेक। उसको हम क्या कहेंगे? ओपेक, राइट। तो ओपेक क्या हो गया? लाइट इज बाउंस्ड बैक और बाउंस बैक ही लिखो, ठीक है, या फिर सेंट बैक हम कई बार कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिल जाता है, बट यू फोकस ऑन दिस वर्ड, ठीक है, फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखोगे? मिरर, मिरर। और हम ओपेक ही हैं, हमारे आर पार दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा ना, यानी लाइट क्या है, मुझसे टकरा रही है और वापस जा रही है, तभी तुम मुझे देख पा रहे हो, तो इसका मतलब मैं भी क्या हूँ? ओपेक हूँ। वॉल तुम्हारा क्या है? ओपेक है। एक कमरे से दूसरे कमरे में दिख रहा है, ये बोर्ड क्या है? ओपेक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या आ जाएंगे? ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या हो गया? जिससे आर पार क्लियर होती है। हाँ, लाइट कैन ट्रैवल कंप्लीटली, वर्ड यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? कंप्लीटली, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इसको हम क्या कह देंगे? ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल क्या आ गया? एग्जाम्पल ग्लास। ग्लास। अब यहाँ पे भी ग्लास देखो दो टाइप की है, अगर तो वो लेंसेज वाली हैं तो उसके आर पार दिख जाएगा, लेकिन कुछ ग्लास जैसे ये वाली ग्लास देखो, ये सामने ही है एग्जाम्पल, इसमें तुम्हें खुद की भी शक्ल नजर आ रही है,
है ना। तो ये सारे जो ग्लासेस हैं ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। हल्का फुल्का हमें बाहर का नजर आ रहा है लेकिन मैक्सिमम हमें अंदर का नजर आ रहा है। ठीक है, तो ग्लास विल बी इन बोथ। और कोई प्लास्टिक की शीट्स, ठीक है, तो वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट कौन सा हो गया बेटा, जिसमें कि हम अपने आप पर हम देख सकते हैं, हाँ, मतलब एक साइड नहीं दिख सकता है। ठीक है, तो लाइट कैन ट्रैवल पार्शियली, क्या वर्ड यूज करेंगे, पार्शियली, या फिर हम कई बार क्या लिख देते हैं, पार्टली, क्या लिख देते हैं, पार्टली, कि थोड़ा बहुत लाइट जो है उधर उधर चला जाएगा, आउट ऑफ इट। एग्जाम्पल बताओ, बटर पेपर, एग्जाम्पल क्या है, क्या बटर पेपर, या किसी पेपर के ऊपर अगर हम तेल लगा दें क्या हो जाएगा, वो ट्रांसल्यूसेंट। इस टाइप की जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस भी आजकल आती है, विंडो ग्लासेस, वो सारी विंडो ग्लासेस या फिर कार की ग्लासेस कैसी होती है, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है जी, रब कर दी, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। अब ना कुछ एक की टर्म्स कराऊंगी विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम लाइट चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट उनको ना समझना एंड नोट डाउन करते चलिए। क्या पहली चीज जो टर्म तुम्हें पता होना चाहिए, रे क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुमने मैथ्स में भी किया होगा बेटा। बीम क्या होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। रे और बीम के अलावा तुम्हें ना डाइवर्जेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, कन्वर्जेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, पैरेलल क्या होता है ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर इंसिडेंस, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, जैसे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट हो जाएगा तो इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, बाकी सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये टर्म्स जो है वो साथ के साथ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती जाऊँगी। रे को देखो ध्यान से, रे क्या है कि जब कभी भी कोई भी चीज एक लाइन, सिंगल लाइन, और उस लाइन में क्या शो किया हमने साथ में, डायरेक्शन अगर शो कर दे, क्या शो कर दे, डायरेक्शन शो कर दे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा रे। लाइक दिस इज द लाइन, मैंने क्या कर दिया, इसके साथ क्या डाल दिया, अगर एरो डाल दिया तो ये मेरा क्या बन गया, रे। बीम क्या होगा, बीम क्या होगा, बंडल ऑफ रेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, बंडल ऑफ रेज, यानी कि एक नहीं बहुत सारे जब ऐसे ही बंडल्स में आएगा सेम डायरेक्शन वाइज, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, बीम ऑफ लाइट। क्या कह देंगे हम उसको, बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट का क्या मतलब है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट क्या हो गया, यानी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट है और इस पॉइंट से जितनी ज्यादा लाइनें जो है वो बाहर निकल गई वो सारी क्या हो गई, डाइवर्जेंट, ठीक है जी। कहते कन्वर्जेंट क्या हो गया, डाइवर्जेंट का उल्टा, यानी कि जितनी भी लाइनें हैं वो मीट करनी चाहिए, कहाँ पे मीट करनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर मीट करनी चाहिए, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर मीट करेंगी इनको हम क्या कह देंगे, कन्वर्जेंट, क्या कह देंगे, कन्वर्जेंट। समझ गए? यहाँ पे देखो मैं साथ के साथ तुम्हें डायरेक्शन भी बताती हूँ, ठीक है बेटा जी। अब अगला क्या आ गया, पैरेलल क्या हो, पैरेलल का क्या मतलब है, या तो इसको ऐसे ले लो, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, यानी दोनों रेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा चाहे यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, इट शुड बी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है जी। इंसिडेंस क्या हो गया, इंसिडेंस होता है जो फॉल करता है किसी भी
प्लेन के ऊपर, किसी भी प्लेन के ऊपर। रिफ्लेक्शन क्या होगा कि बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जब एक सरफेस पे कोई भी चीज फॉल हुई वो क्या होगा, बाउंस बैक होगा। तो जो बाउंस बैक होगा दैट विल बी टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? नेक्स्ट टर्म रिफ्लेक्शन को ना बेटा ध्यान से समझो, क्योंकि इस पर से ना मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। हम क्या कहते हैं कि एक ना कोई भी प्लेन सरफेस लेते हैं, कौन सा सरफेस लेना है, प्लेन सरफेस ले रही है। अब ये प्लेन सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है या नहीं है उस पर अभी हमने ध्यान नहीं देना, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है कि अगर कोई भी रे जो है वो इस पे फॉल करती है, अगर कोई भी रे इसके ऊपर क्या होती है, फॉल करती है, तो ऐसे हम डालेंगे। तो यहाँ पे ना एक टर्म आता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये ना परपेंडिकुलर होता है किससे, इंसिडेंट रे से। इससे होता है इंसिडेंट रे से, और जैसे ही ये इसे स्ट्राइक करेगी वो क्या होगा, ये वापस मुड़ जाएगी। ये क्या होगी, वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। अब एरोस का बस ध्यान रखना है तुमने। इस ये वाली जो रे है इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। इसको हमने नॉर्मल ऑलरेडी लिख दिया है। इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे इसको, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इसको हम आई कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, आर। जो एंगल आई है इट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। 90 कहाँ से आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल आर होगा इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए आगे, अब ध्यान से समझो। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें जो पहला लॉ है, पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on the same plane। क्या कहता है, lie on the same plane। सेम प्लेन का क्या मतलब है कि जो मीडियम है वो हमेशा क्या होगा इन केसेस में, सेम। जो मीडियम है वो क्या है, सेम मीडियम है। यानी ये तुम्हारा प्लेन था और इसमें ऐसा तो नहीं होगी कोई नीचे चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। वो सेम प्लेन में यानी ऊपर वाले प्लेन में ही ये दोनों तीनों के तीनों लाई करेंगे, ठीक है। अगला उसका सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू, अब देखो ये तो तुमने 8th में भी किया है, तो 10th में क्या नया, 10th में क्या नया, तो नया ये है बेटा कि यहाँ पे पूछ लेते हैं y। नया क्या है, वो पूछते क्यों, क्वेश्चन क्या पूछ लेते, क्यों ऐसा है। क्यों ऐसा, तुम क्या कहोगे कि जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ जो इसकी स्पीड है लाइट की वो कब चेंज होगी, जब हम मीडियम चेंज करेंगे। लाइट की स्पीड कब चेंज होगी, व्हेनेवर द मीडियम विल बी चेंज। तो जब लाइट आ भी सेम मीडियम में रहा है और वापस जा भी किसी में रहा है, सेम मीडियम में जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्पीड है वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। और जब स्पीड सेम है और नॉर्मल के साथ स्ट्राइक होकर जा रहा है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस एंगल से, जिस स्पीड से वो टकराया है, उसी स्पीड से, उसी एंगल से वो क्या हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। सो एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। यहाँ पे एक टर्म है बड़ा इंटरेस्टिंग, और 10th में जो नया है वो देखो। मान लो हमने ये ले लिया प्लेन, ये क्या ले लिया, प्लेन। प्लेन इससे रिलेटेड दो और चीज़ें हैं,
इस पे ये आया हमारा और दूसरा ये गया, ये क्या आ गया हमारा नॉर्मल, क्या आ गया नॉर्मल। अब हमने क्या कहा कि इसकी जगह अगर कोई रे जो है वो परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर क्या किया हमने, कोई रे परपेंडिकुलर गिराई, कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पे हमने सीधा लाइट डाला, तो भाई जो बाउंसिंग बैक होगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर, यानी अगर एंगल आई 90 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या होगा, एरो को देखो ध्यान से, इसी लाइन से फिर लाइट क्या हो जाएगी, वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन कितना होगा, 0 का, कितने का इंक्लिनेशन होगा, 0, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल भी चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आई और एंगल आर तो बना ही नहीं, ये नॉर्मल के साथ बनाना था ना एंगल आई और एंगल आर, ये नॉर्मल तो नॉर्मल के ऊपर ही तो हमने लिट्टी डाल दी, तो क्या हुआ, ये 0। डन है, चले आगे, ये खत्म करें, चलो।